फिल्म की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जिसमें एक व्यक्ति बेहद हताश दिखाई देता है। वो अपने सामने एक पत्र रखता है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी साफ झलकती है। ये पत्र उसके भाई को संबोधित है जो विदेश में रह रहा है। अपनी परेशानियों से घिरकर वो व्यक्ति बेकाबू हो जाता है और अपनी जान ले लेता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और पूरे घटनास्थल को सुरक्षित कर लेती है। संगीत। इधर दुनिया के दूसरे कोने में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मार्को। उसे अपने भाई का यही पत्र मिलता है। अपने भाई का अंतिम संदेश पढ़कर मार्को तुरंत पेरिस लौटने का फैसला करता है, वही शहर जहां ये त्रासदी घटी थी। मार्को एक जहाज का कप्तान भी है और एक कारोबारी भी, लेकिन उसका घरेलू जीवन बिल्कुल भी सुखमय नहीं है। उसकी शादी टूटने की कगार पर है क्योंकि वो अक्सर घर से दूर रहता है और परिवार को अकेला छोड़ देता है। उसी समय पेरिस में एक और किरदार है, राफाइल। वो एक बेहद अमीर और प्रभावशाली व्यापारी एदुआर की पत्नी है। राफाइल एक आलीशान अपार्टमेंट में रहती है। एक दिन उसने देखा कि मार्को उसी के बगल वाले अपार्टमेंट में आकर रहने लगा है। तभी से मार्को अपने भाई की मौत का सच खोजने में लग जाता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी अपनी जैविक बेटी जस्टीन भी उसी अपराधी की शिकार बनी थी और वो अपराधी और कोई नहीं बल्कि एदुआर ही है। मार्को धीरे धीरे राफाइल की दिनचर्या को देखने लगता है। संयोग से एदुआर अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर रहता है, जिससे राफाइल बेहद अकेली महसूस करती है। धन दौलत और वैभव से भरे जीवन में भी उसके भीतर एक गहरी भावनात्मक खालीपन था जिसे उसका पति कभी भर नहीं पाया। इस बीच मार्को अपनी बेटी जस्टीन से मिलने अस्पताल जाता है, जहां वो गंभीर मानसिक आघात से जूझ रही है। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है और वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। मार्को का जूते बनाने का कारोबार दिवालिया हो जाता है, जिससे उस पर और दबाव बढ़ जाता है। भले ही कुछ संपत्तियां बची हुई थी, लेकिन अब उसे सब कुछ नए सिरे से शुरू करना था। उसकी पत्नी सांद्रा के साथ भी उसके रिश्ते लगातार बिगड़ते जाते हैं। एक दिन मार्को ने देखा कि एदुआर घर से बाहर गया है और राफाइल अकेली है। उसने मौका देखकर उसके पास जाने का फैसला किया। धीरे धीरे दोनों के बीच अवैध रिश्ता शुरू हो जाता है। हालांकि ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत की वजह से नहीं था, ये मार्को की बड़ी और सोच समझकर बनाई गई बदले की योजना का हिस्सा था। मार्को उस दूर दराज जगह की भी जांच करता है जहां उसे शक था कि एदुआर गैरकानूनी काम करता है। जांच के बाद वो वापस अपार्टमेंट लौटता है और उस रात भी राफाइल के साथ गुजारता है। एक एक करके जो लोग उसके भाई की मौत में शामिल थे वे सब मार्को के निशाने पर आते जाते हैं। एक सुबह मार्को और एदुआर संयोग से एक ही लिफ्ट में आ जाते हैं। एदुआर का बेटा मार्को को पहचान लेता है। उसे याद आता है कि वही व्यक्ति था जिसने उसकी साइकिल ठीक की थी। आभार जताने के लिए एदुआर मार्को को अपने घर कॉफी पीने का न्योता देता है। ये देखकर राफाइल डर से कांप उठती है। उसे भय था कि कहीं एदुआर उनके रिश्ते का पता न लगा ले, इसलिए उसने तुरंत मार्को को मैसेज भेजा और कहा कि वो वहाँ से निकल जाए। कहानी आगे बढ़ती है और मार्को एक पुलिस जासूस प्रमुख के साथ मिलकर उस अपराध की परतें खोलने लगता है जिसने उसके भाई की जान ली और उसकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। सच तो ये था कि मार्को पहले से जानता था कि इसके पीछे कौन है, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहा था। एक दिन वो उस दूर दराज जगह पर काम करने वाले एक आदमी से मिलता है। उसके पास एक अहम रिकॉर्डिंग होती है। जब मार्को उसे देखता है तो उसमें एदुआर के एक घिनौने अपराध में शामिल होने के ठोस सबूत मिलते हैं। इसी दौरान राफाइल अपने बच्चे को स्कूल से लेने पहुंचती है, लेकिन शिक्षिका बताती है कि एदुआर पहले ही उसे ले जा चुका है। वहाँ उसे अपने बेटे का एक दोस्त मिलता है जो कहता है कि क्या वो उसके घर खेल सकता है। राफाइल हामी भरती है और उसे अपने घर ले आती है। अपार्टमेंट पहुँचने पर उसे अपने पति का पत्र मिलता है। उस पत्र में एदुआर लिखता है कि उसे अब उसके और मार्को के संबंध के बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए उसने उनके बच्चे को अपने पास रख लिया है और वो अब राफाइल को तलाक देगा। ये सुनकर राफाइल की जिंदगी जैसे बिखर जाती है। वो मार्को को दोष देती है। गुस्से में वह उससे मिलने जाती है और कहती है कि उसके आने से ही उसकी जिंदगी तबाह हुई, लेकिन असल में यही तो मार्को चाहता था। कुछ समय बाद एदुआर अपने बच्चे के साथ अपार्टमेंट लौटता है। तभी अचानक मार्को आ धमकता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन हालात पलट जाते हैं जब राफाइल अप्रत्याशित रूप से एदुआर का साथ देती है और मिलकर मार्को को काबू में कर लेती है। आखिरकार पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। पता चलता है कि मार्को के भाई की मौत और जस्टीन के आघात के पीछे असली गुनहगार एदुआर ही था। दरअसल एदुआर और मार्को के भाई के बीच
लंबे समय से दुश्मनी थी। उसी दुश्मनी के चलते उसने अपने ही भांजी यानी मार्को की बेटी के साथ जघन्य अपराध किया। इस गुनाह को सहन न कर पाने की वजह से मार्को के भाई ने आत्महत्या कर ली, लेकिन बदला फिर भी अधूरा रह जाता है। अपराध सबके सामने उजागर होने के बावजूद एडुआर अब भी आजाद घूम रहा है। वहीं मार्को भी अपने भाई की राह पर चलकर मौत को गले लगा लेता है। और सबसे दुखद यह है कि जस्टिन के भीतर जो गहरा जख्म है वो अब भी भरा नहीं है। कहानी का अंत अंधेरे और अन्याय से भरा है, जहाँ गुनहगार जीवित है और पीड़ितों के लिए इंसाफ अब भी एक सपना ही रह जाता है।